वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू दिस चैनल। आप सभी श्रोताओं का इस चैनल पर स्वागत है। आज का व्याख्यान दो विशेष मुद्दों पर है और वो दोनों विशेष मुद्दा के लिए रिक्वेस्ट किया है सरोज कुमार मुजफ्फरपुर से। उन्होंने लिखा है कि खास महाल और कैसरे हिंद किसे कहते हैं या दोनों में क्या अंतर है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी चाहते हैं। तो पहले भी कई बार बहुत से श्रोता इसके बारे में पूछे हैं और बहुत लोगों को अभी भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, या बहुत वकीलों में भी इसकी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, और कुछ जुडिशियल ऑफिसर लोग को भी दिक्कत होती है जब इससे संबंधित मामला आता है। क्योंकि हमको ऐसा अनुभव हुआ है, हमने काम किया है, हिल्सा का एक केस है जो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फर्स्ट अपील, उसमें ज़मीन में कैसरे हिंद ही खतियान में लिखा हुआ था। तो हम दोनों का बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बताएंगे आज। इसके अलावे ये छोटा ही वीडियो होगा, इसमें दो ही जो महत्वपूर्ण विषय है, एक है खास महाल और दूसरा है कैसरे हिंद। तो सबसे पहले कैसरे हिंद के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसरे हिंद का मतलब, असल वर्ड है कैसर। कैसर का वर्ड मतलब क्या होता है ये जानना चाहिए, और हिंद का मतलब क्या है। दो शब्द मिल गया है, कैसरे हिंद माने हिंद का कैसर। तो कैसर एक अलग वर्ड है और कैसर का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। कैसर जो है अरबी भाषा में है कैसर, उसका मतलब होता है राजा या बादशाह या सम्राट। और हिंद जो है, हिंदुस्तान को हिंद कहते हैं फारसी में। पर्शियन लोग हिंदुस्तान को हिंद कहते थे, और अभी भी हिंद का मतलब हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान का शॉर्ट फॉर्म है। तो दोनों को मिला के पढ़ें, कैसर वर्ड अलग है और हिंद वर्ड अलग है। तो हिंद का जो सम्राट हुआ, हिंद का मतलब हिंदुस्तान का जो बादशाह हुआ, उसको कैसरे हिंद कहते थे। तो जैसे कि मुगल काल में जब मुगलों का शासन था भारत के ऊपर, तो जो बादशाह था, जो सम्राट था, उसको कैसरे हिंद कहा जाता था, क्योंकि हिंद का वो बादशाह था, हिंद का वो राजा था। तो उसका राज में, मुगल राज में जो भी जमीन थी, जो भी अधिकार था, क्योंकि हम लोग तो गुलाम थे, तो उसी के मातहत में थे, वो मुगल सम्राट के मातहत में थे, और मुगल सम्राट के ही सारे संपत्ति पर, जमीन पर जो भी है, उसी का कब्जा रहता था। तो उस समय जो भी कागजात हुआ मुगल पीरियड में बना, उस सब कागज में जो सरकारी ज़मीन होती थी उसको कैसरे हिंद लिखा जाता था, कैसरे हिंद लिखा जाता था। और इसीलिए कैडेस्ट्रल सर्वे में या थाकवा सर्वे में, जब वैसा ज़मीन जो सरकार का था उस समय, जो अभी जो हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है संविधान के हिसाब से, क्योंकि आज़ादी के बाद अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार है, और सभी राज्य मिला के यूनियन ऑफ इंडिया बना है, यानी कि एक भारत राष्ट्र बना है। तो उसमें जो हिंदुस्तान की सरकार है वो भारत सरकार है, अंग्रेजी में उसको यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एक अब गणराज्य बन गया भारत, एक राज्य बन गया और एक नेशन बन गया। राज्यों का संगठन और समूह मिल करके एक राष्ट्र बन गया, एक नेशन बन गया। तो इसलिए अब इसको यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो अगर कैसरे हिंद लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उस समय मुस्लिम पीरियड में या मुगल पीरियड में जो भूमि थी बादशाह की, यानी कि उस समय का जो रूलर था, जो बादशाह था, उसका था वो ज़मीन, और वो उसको अपने खास प्रयोग में लाता था, या अपने कर्मचारी के प्रयोग में लाता था, या अपने फौज के लिए प्रयोग में लाता था, या वो ज़मीन को किसी रैयत को, या अपने मातहत जो कर्मचारी है, उसका एम्प्लाई है, उसके यहाँ जो काम करने वाला था, या फौज के लोगों को वो देता था जोतने कोड़ने के लिए या घर बनाने के लिए। तो जो काम के लिए वो देता था, तो वो जिस सनद से, जिस कागज़ से देता था, जो फरमाननामा देता था लिख करके या मौखिक जो भी देता था,
उस पर जितना वो अधिकार देता था मुगल बादशाह उस जमाने में उस जमीन पर, उस व्यक्ति का उतना ही अधिकार रहता था। और अगर कोई अधिकार नहीं दिया उसको विशेष अधिकार, तो उसके मर्जी से, उसके अनुमति से उस जमीन को जोत सकता है या उस पर रह सकता है, लेकिन वो जमीन वो कैसरे हिंदी कहलाएगा। वो जमीन उसी का कहलाएगा जो हिंदुस्तान के बादशाह का जमीन था। तो वो एक अलग स्थिति है कैसरे हिंद। बाद में जब अंग्रेज लोग जाने लगे और 1947 में हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जब संविधान हम लोग का लागू हुआ, जिसको कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, तब इस पीरियड में 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच का पीरियड था। भारत, अंग्रेज तो अपना शासन हटा लिया था, लेकिन उसी के मातहत यहाँ के जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यूनियन जैक के झंडा के नीचे ही ओथ लिया था। और ये बहुत साल लोग नहीं जानते इस बात को। तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का अधिपत्य उस समय तक था, पूर्ण रूपेण कहीं आज़ादी नहीं मिली थी। तो उस पीरियड को कहते हैं जो भारत सरकार कहिए। तो भारत सरकार, स्वतंत्र सरकार भारत में बन गई, ठीक है, हिंदुस्तान में स्वतंत्र सरकार आ गई, लेकिन उस पर अल्टीमेट कंट्रोल तो ब्रिटिश का ही था, अंग्रेज़ों लोग का था। इसलिए उस समय जो केंद्र सरकार जो अभी है, जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, और यूनियन ऑफ इंडिया जिसको अभी बोलते हैं, उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया बोला है। तो डोमिनियन का मतलब, डोमिनियन उसको हुआ, डोमिनियन स्टेट उसको कहते हैं जहाँ जहाँ ब्रिटिश अंग्रेज लोग का शासन था जिस जिस मुल्क पर, तो उसके डोमिनियन स्टेट कहलाता था। माने जिस पर उसका अधिकार हो, जिस पर उसका शासन किया हो। जिस देश पर या जिस राज्य पर अंग्रेजों ने शासन किया या अधिकार जमाया, उसको डोमिनियन स्टेट बोलते थे। तो इसीलिए डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ इंडिया तो अंग्रेज हो गया डोमिनियन ऑफ इंडिया, माने कि उस समय का जो भारत सरकार था, यानी कि ब्रिटिश रूल, तो उसके अंदर में वो डोमिनियन ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी माना जाएगा। और जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया तो यूनियन ऑफ इंडिया का माना जाएगा। अब वो प्रॉपर्टी जो है उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मालिकाना हक जो है वो भारत सरकार के पास होता है। लेकिन बाद में संविधान में एक प्रावधान बनाया गया वैसे जमीन के लिए कि अगर उस जमीन का उपयोग भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के किसी विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो कैसरे हिंद यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का ही माना जाएगा। अगर किसी कारणवश संविधान आने के समय या आने के बाद उस जमीन पर कब्जा और उसका उपयोग राज्य, संबंधित राज्य सरकार के द्वारा है हो गया, या उसका उपयोग किया जा रहा है या कब्जा हो गया, तो वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, राज्य सरकार की, स्टेट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो उस समय जब डोमिनियन ऑफ इंडिया कहलाता था, तो उस समय ये स्वतंत्र राज्य नहीं होता था, उस समय प्रोविंस कहलाता था, प्रांत कहलाता था, प्रोविंस। तो प्रोविंस ऑफ बिहार। तो मान लीजिए कि उस समय कैसरे हिंद की ज़मीन बिहार में कहीं भी होगी तो प्रोविंस ऑफ बिहार की ज़मीन कहलाती थी। अब बिहार में प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस समय थी, तो उसके अधिपत्य में रहेगा। तो वो ज़मीन का मालिकाना हक जो है, कैसरे हिंद ज़मीन का मालिकाना हक जो है, वो उस समय, जिस समय संविधान बना, खतियान बना, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, आज़ादी के पहले जिस समय खतियान बना, तो उस समय कैसरे हिंद का मतलब तत्कालिक जो मुगल सरकार था या तत्कालिक जो अंग्रेज सरकार थी जो भारतवर्ष पर शासन कर रही थी, तो वो भारतवर्ष का माने जो केंद्रीय सरकार थी, अभी उसको समझने के लिए हम केंद्रीय शब्द यूज कर रहे हैं, तो भारत सरकार की वो जमीन थी। तो कैसरे हिंद का मतलब हो गया जो वहाँ का बादशाह था उसकी ज़मीन थी। तो बादशाह मुगल था तो उसकी ज़मीन थी, अगर बादशाह के जगह पर अंग्रेज हो गया तो अंग्रेज की ज़मीन थी, अंग्रेज फिर जिसको दिया उसकी ज़मीन हो जाएगी, तो वो अलग ज़मीन है। कैसरे हिंद ज़मीन राज्य सरकार में तभी भेस्ट करता है जब संविधान के प्रावधान के हिसाब से संविधान आने के समय या आने के बाद
जिस दिन संविधान लागू हुआ या उसके आने के बाद उस जमीन पर राज्य सरकार का कब्जा दखल हो गया, राज्य सरकार के उपयोग में आ रहा है, तो वो राज्य सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। तो राज्य सरकार में डायरेक्ट फेस कर जाएगा तो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये तो हो गया कैसरे हिंद। तो कैसरे हिंद जिस जमीन में लिखा हुआ है, जिस जमीन के बारे में किसी कागज में, कोई डीड में या खतियान में लिखा हुआ है, तो उसका सीधा मतलब है कि उस समय तत्कालीन जो हिंदुस्तान की सरकार थी, जो पूरे देश में शासन करती थी, उस सरकार की जमीन थी, चाहे तो वो मुगल हो या ब्रिटिशर्स हो। और आज़ादी के बाद अब केंद्र सरकार है, यानी कि भारत सरकार है, तो केंद्र सरकार की भूमि मानी जाएगी। उसमें बाद में संशोधन जो हुआ, संविधान के लागू होने के बाद प्रावधान में ही संशोधन हुआ कि अगर वो जमीन सरकार के, केंद्र सरकार के बजाय राज्य है तो केंद्र सरकार की जमीन, लेकिन राज्य सरकार के कब्जा या मैनेजमेंट आ जाएगा तो माना जाएगा कि राज्य सरकार में वेस्ट कर गया, उसका मालिकाना हक राज्य सरकार को प्राप्त। तो उसमें किसी प्राइवेट पार्टी को कोई राइट नहीं होता। अब राज्य सरकार फिर जिसको दे देगा उसको हो जाएगा, केंद्र सरकार जिसको दे देगा उसको हो जाएगा, और जिस काम के लिए दिया जाएगा उसके लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हुआ कैसरे हिंद। तो दो शब्द से बना है, कैसर का मतलब राजा, बादशाह या सम्राट हो गया, और हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के राजा को कैसरे हिंद बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का राजा तो 3 पीरियड हो गया, पहला हो गया मुगल का पीरियड, दूसरा हो गया अंग्रेजों का पीरियड, तीसरा हो गया स्वतंत्रता के बाद का पीरियड, तो वो भारत सरकार का हो गया। लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुसार वो भारत सरकार का भी हो सकता है और राज्य सरकार का भी हो सकता है। उसके लिए शर्त ही कि अगर उस जमीन की उपयोग डायरेक्ट राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार के कब्जा में है, तो वो राज्य सरकार की जमीन मानी जाएगी और राज्य सरकार को उसका मैनेजमेंट का अधिकार रहेगा वो जमीन का। तो राज्य सरकार में निहित हो गया जमीन, तो जमीन का मालिकाना हक राज्य सरकार को हो गया। या अगर राज्य सरकार का कब्जा नहीं है तो जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार की है। अब केंद्र सरकार जिसको देगा उसको हो सकता है उस जमीन पर कोई व्यक्ति अधिकार, किसी व्यक्ति का, प्राइवेट पार्टी का कोई अधिकार या गवर्नमेंट के किसी खास डिपार्टमेंट का उसका कोई अधिकार नहीं हो सकता है। वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा वो ज़मीन, और गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए वो ज़मीन है वो पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या गवर्नमेंट चाहे तो दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जबकि खास महाल जो वर्ड है ये 2 शब्द से ही भी बना है। तो बहुत से लोग इसमें समझते नहीं, फर्क नहीं समझते हैं कि वो भी सरकार का है ये भी सरकार का है। तो ऐसी बात नहीं है। खास महाल जमीन जो है ये वर्ड 2 वर्ड से बना है, खास और महाल। तो खास का मतलब हो गया विशेष को भी, स्पेशल को भी कहते हैं कि बड़ा खास व्यक्ति है, स्पेशल। और खास का मतलब प्राइवेट भी होता है, और प्राइवेट या सिलेक्टेड भी होता है। तो प्राइवेट हो या सिलेक्टेड हो या स्पेशल हो तो उसको बोलते हैं खास। अब महाल का मतलब हो गया, महल शब्द है, महाल का शब्द, महल का शब्द होता है मकान, मकान होता है महल का माने, और महाल होता है जैसे विलेज को बड़ा गांव है, कई ये गांव मिला करके कहलाता है महाल। तो खास महाल जो हो गया एक सर्टेन एरिया हो गया, वो गांव भी हो सकता है शहर भी हो सकता है। तो उस एरिया में जो भी जमीन है वो राज्य सरकार के डायरेक्ट जमींदारी में है, उसका जमींदार राज्य सरकार है और उसका मैनेजमेंट राज्य सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो राज्य सरकार तो, सरकार में तो बहुत से लोग हैं, उसका स्टेट का हेड जो होता है गवर्नर होता है, और कैबिनेट होता है, मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो किसके थ्रू राज्य सरकार शासन करेगी? तो राज्य सरकार उस सब जमीन का जो मैनेजमेंट करती है, हर जिला में जहाँ जहाँ जमीन है वहाँ के जिला का कलेक्टर जो होता है उसका इंचार्ज होता है। यानी कि जो जमीन राज्य सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में और जमींदारी में है, यानी कि जिसका प्रोप्राइटरी राइट, जैसे जो भूतपूर्व जमींदार को जो जमींदारी का हक था, वो जमींदारी प्रथा जिस समय था, यानी कि आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद जब भी हो, तो राज्य सरकार उसका जमींदार हो गया। आज के तारीख में राज्य सरकार का जमींदारी तो फेस्टिंग के बाद, जो बहुत सा इलेक्शन में बता चुके हैं कि जब
जमींदारी एवोल्यूशन हुआ तो जमींदार को जो राइट था वो राज्य सरकार में निहित हो गया। वो अलग एक्ट बना, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके हिसाब से वेस्टिंग हुआ, वो भी 1950 में हुआ। तो उस जब वेस्टिंग के बाद आज के तारीख में जो जमींदार को अधिकार था वही अधिकार राज्य सरकार को हो गया। जो जमींदार को अधिकार था रैयत से लगान लेने का और ज़मीन पर देखभाल करने का, उसका ओवरऑल कंट्रोल मैनेजमेंट देखने का और रेंट लेने का, अगर कोई रेंट नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने का, अगर कोई ज़मीन को दुरुपयोग करता है तो उसको हटाने का या पनिशमेंट देने का, ये सब जो अधिकार ज़मींदार का था वो आज अधिकार सरकार में निहित हो गया। तो वो ज़मींदार ऐसे ज़मीन का जो रैयत के कब्जा में है उसका ज़मींदार समझने के लिए है राज्य सरकार है। लेकिन अब ज़मींदारी सिस्टम तो है नहीं, अब ज़मींदारी सिस्टम तो है नहीं, लेकिन जो ज़मींदार को राइट था वही राइट वेस्टिंग के बाद, वो राइट में मुख्य राइट था राइट टू कलेक्ट रेंट। राइट टू कलेक्ट रेंट माने लगान लेने का। और कोई ज़मीन अगर बंदोबस्त करता था ज़मींदार तो ज़मींदार की ज़मीन जो थी बकास ज़मीन थी या खास ज़मीन थी जो उसको बंदोबस्त करने का राइट था, तो भी राज्य सरकार को राइट हो गया बंदोबस्त करने का, परवाना जारी करने का, और सेटलमेंट के बाद ये उसको राज्य सरकार अपने प्रयोग में भी ला सकती है। तो इसके खास महाल की ज़मीन जो होती है वो महाल जो कहा गया है एक्चुअली ये कहा गया है ज़मींदारी राइट का। तो राज्य सरकार को जो ज़मींदारी राइट मिला इसको ही खास महाल बोलते हैं। ये ज़मींदारी राइट हुआ कैसे आया, ये रेवेन्यू एस्टेट बोलते हैं इसको। खास महाल हुआ, इसका एस्टेट कहलाया। जैसे प्रॉपर्टी राइट ज़मींदार का होता था उसी तरह से ये एस्टेट हुआ। तो रेवेन्यू कैसे कई तरह से खास महाल बना है। खास महाल जो है हर ज़मीन शुरू से खास महाल नहीं है, कोई भी ज़मीन या कोई भी इलाका खास महाल के कैटेगरी में कई प्रकार का प्रावधान उसमें है। उसके लिए कोई कानून अलग से एक्ट नहीं बना हुआ है, न रूल बना हुआ है, बल्कि उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है राज्य सरकार का, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है, लेटर और सर्कुलर है, उसी के आधार पर वो देखा जाता है। लेकिन 4-5-6 कंडीशन है जिसके द्वारा ये चिन्हित किया जाता है कि कौन ज़मीन खास महाल की ज़मीन है। जैसे कोई रेवेन्यू सेल हुआ, रेवेन्यू सेल मतलब लगान वगैरह के लिए या टैक्स वगैरह के लिए या रेंट वगैरह के लिए सरकार ने कोई केस किया किसी के ऊपर बकाया का और वो नहीं दिया, तो वो रेवेन्यू सेल में वो ज़मींदार का ज़मींदारी भी नीलाम हो जाता था। तो ज़मींदार का ज़मींदारी नीलाम हो गया, ये वेस्टिंग के पहले की बात है। उस समय ज़मींदार का ज़मींदारी था और उसका ज़मींदारी नीलाम करा लिया, राज्य सरकार ने नीलाम करा लिया। तो नीलाम करा लिया, तो नीलाम करने के बाद सरकार खुद उसका ज़मींदार हो गया। तो वो जो ज़मींदारी हुआ, मान लीजिए कि पटना जिला में पूरे में एक व्यक्ति का ज़मींदारी था, मोहन नाम के व्यक्ति का, और उसकी ज़मींदारी रेवेन्यू सेल में नीलाम हो गया। तो राज्य सरकार ने उसे खरीद लिया नीलामी में, तो पूरा पटना जिला जो है वो बन गया, वो राज्य सरकार उसका ज़मींदार हो गया। ज़मींदारी प्रथा जब लागू था उस समय की बात है। तो ज़मींदार हो गया तो उसको बोलेंगे खास महाल, वो राज्य सरकार का खास महाल हो। उसका कौन देख रेख करेगा, तो कलेक्टर करेगा, और कलेक्टर के नीचे जो अफसर सब है, रेवेन्यू अफसर जो होते हैं, वो सब उसका देख रेख करेगा। तो जो जो अधिकार ज़मींदार को था वही अधिकार राज्य सरकार का हो गया, और राज्य सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। तो वो उसको बोलेंगे खास महाल, वो प्रोप्राइटरी राइट हो गया उस पर राज्य सरकार का। जो हकीयत मिल्कियत जिसको कहते हैं वो अधिकार हो गया। तो उस जमींदारी राइट के अंदर, माने पटना जिला में जो जमींदारी राइट वो खरीद लिया, तो उसके अंतर्गत जो ज़मीन था, बकास ज़मीन था, जमींदार का जो ज़मीन था उसका पर्सनल ज़मीन था या गैर मजरूआ आम ज़मीन था, गैर मजरूआ खास ज़मीन था, जो भी ज़मीन था वो सब राज्य सरकार के खास महाल के अंतर्गत आ गया। अब खास महाल हो गया उसका, तो राज्य सरकार उसको चाहे तो किसी को बंदोबस्त कर सकती है। शहर में जनरली मकान दुकान के लिए बंदोबस्ती करती थी, और देहाती क्षेत्र में या पटना में दियारा क्षेत्र में भी खास महाल है, और हर शहर में करीब करीब खास महाल ज़मीन पाया जाता है, हर जिला में लगभग। पटना में भी है, मुंगेर में भी, आरा में है, कई जिला में है जिसमें कि खास महाल की ज़मीन है। तो वो सब ज़मीन शहर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी है या
नगर परिषद, उस समय तो म्यूनसिपैलिटी ही था या नोटिफाइड एरिया कमेटी था, उस तरह का था, जहाँ पर वहाँ पर वो मकान दुकान इस सब के लिए बंदोबस्ती करती थी। और वो लीज का पीरियड कुछ भी हो सकता था, फिक्स पीरियड के लिए करती थी, परमानेंट भी कर सकता था। वो सरकार का परमानेंट का तो केस नहीं मिलता है, ज़्यादातर मिलता है 33 ईयर्स या 91 ईयर्स या 99 ईयर्स लीज का। तो लीज करती थी और उससे लगान लेती थी या उसका जो रेंट होता था। और जहाँ पर खेती की ज़मीन थी उसके खास महाल एरिया के अंतर्गत वो खेती की ज़मीन राज्य सरकार उसको बंदोबस्ती करती थी और उसमें लगान लेती थी। तो देहाती क्षेत्र में होता था। उसके बाद कुछ ज़मीन ऐसा था या कोई ज़मींदारी ऐसी थी जो राज्य सरकार ने खरीद लिया किसी प्राइवेट सेल से, प्राइवेट पार्टी से, वो भी ज़मीन सरकार में डायरेक्ट फेस कर जाता था और उसका ज़मीन का मालिकाना हक सरकार को पड़ गया, तो भी खास महाल कहलाता था। उसी तरह से एस्टेट होता है, एस्टेट होता है, उसका प्रावधान है, हिंदू लॉ में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसका कोई वारिस नहीं है धरती पर, अपना नज़दीक में जैसे फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, एग्नेट कोग्रेट होता है जिसको गोतिया बोलते हैं, वो भी नहीं है, तो उसका जब कोई नहीं है तो उसकी संपत्ति वेस्ट कर जाती है सरकार में, तो राज्य सरकार में वेस्ट कर जाएगी, तो उसी को बोलते हैं एस्टेट। और राज्य सरकार में वेस्ट कर गया तो राज्य सरकार उसके कब्जा में आ गया, तो कब्जा में आ गया तो वो खास महाल की प्रॉपर्टी होगी। फिर वो सरकार चाहे तो उसको जैसे उसका मैनेजमेंट फिर कंट्रोल हो जाएगा कलेक्टर का, कलेक्टर उसको देखेगा। उसी तरह से कोई ऐसा सरकार के खिलाफ कोई अपराध किया है कोई व्यक्ति और उस अपराध के सजा में उसकी संपत्ति को जब्ती कुर्की हो गया, फॉरफीचर हो गया संपत्ति का, तो भी सरकार में भेज कर जाता है। उसी तरह से चौर का ज़मीन होता है या जो एलुवियन डिलुवियन का जो ज़मीन होता है वो पानी में डूबा हुआ है, बाद में वो ज़मीन बाहर में निकल गया, वो सब ज़मीन फिर सरकार में भेज कर जाता है, तो भी खास महाल की ज़मीन हो जाती है। और सरकार अलग से कोई ज़मीन किसी व्यक्ति का या ज़मींदारी के समय ज़मींदार से या प्राइवेट पार्टी से किसी से भी ज़मीन लैंड एक्विजिशन एक्ट का प्रावधान के अनुसार वो उससे अर्जित किया, एक्वायर किया लैंड एक्विजिशन का कानून के हिसाब से, तो वो भी ज़मीन सरकार का हो गया, वो भी सब खास महाल की। ये कई 5, 6, 7 प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार का जमींदारी वाला हक और रईती वाला हक दोनों हो जाता है, वही खास महाल होता है। तो जो ज़मीन सरकार का था पहले, जमींदार से जमींदारी सिस्टम के समय ही अगर आ गया, डायरेक्ट खरीदारी से आ गया या नीलामी से आ गया, तो जमींदार पहले ही से हो गया सरकार का। तो जब एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी हुआ, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और सरकार का तो जमींदारी गया नहीं, तो खास महाल कैरेक्टर जो जमींदारी जाने के पहले था वो जमींदारी जाने के बाद भी रह गया। बाकी वैसा ज़मीन जो रैयत से लिया गया था, रैयत का ज़मीन था और सरकार से डायरेक्ट कब्जा में और कंट्रोल में चला रहा था मैनेजमेंट में, तो वो जमींदारी उन्मूलन के बाद या जमींदारी उन्मूलन के पहले भी उस सरकार का खास महाल ही रह गया और खास महाल का मैनेजमेंट वो कलेक्टर के थ्रू सरकार करती है। तो दोनों अलग अलग ज़मीन है और अलग अलग प्रक्रिया से उसका मैनेजमेंट होता है। कैसरे हिंद ज़मीन तो जिस पर्पस के लिए था, जनरली वो कैसरे हिंद ज़मीन जो ज़्यादातर जगह पर वो फौज के लिए, फौज के आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट होता था, तो फौज का पड़ाव जहाँ पर रुकता था, कहीं जाना है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया और वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर कहाँ जा कर के रुकेगा, तो वहाँ पर जहाँ पर रुकता था पड़ाव वगैरह, उसके लिए और उसके और व्यवस्था के लिए, फौज के लिए वो सब ज़्यादातर उपयोग करता था। कैसरे हिंद की ज़मीन में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो कैसरे हिंद की ज़मीन अलग ज़मीन है और राज्य सरकार की ज़मीन कब होती है, कब्जा के आधार पर होता है। तो फिर वो, लेकिन वो खास महाल की कैटेगरी में नहीं आ गया, वो ज़मीन कैसरे हिंद का ही माना जाएगा, लेकिन कंट्रोल उस पर हो गया तो। और कैसरे हिंद के अतिरिक्त खास महाल की ज़मीन है जो सरकार की ज़मीन मानी जाएगी। और कैसरे हिंद मुख्य रूप से ज़मींदारी को ही